हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इंश्योरेंस विजडम चैनल। आई एम सुरभि बंदोपाध्याय। आज हम लोग डिस्कस करेंगे IC 77 इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का चैप्टर 2, दैट इज इंजीनियरिंग इंश्योरेंस, क्लासेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग इंश्योरेंस इन इंडिया एंड क्लासेस ऑफ बिजनेस। In India, there is no insurance company dealing only in engineering insurance business, but each of the general insurance companies has engineering department to look after development, marketing, administration and conduct of business. तो इंडिया में कोई ऐसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो सिर्फ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस बिजनेस को डील करती है, लेकिन हर जो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस बिजनेस की डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और उसका जो कंडक्ट वो सब कुछ लुक आफ्टर करता है। ठीक है। Various insurance policies issued by Indian insurance companies in engineering department can be broadly classified into following groups. कौन कौन सी ग्रुप्स में इसको क्लासिफाइड किया जा रहा है? मेनली देयर आर टू ग्रुप्स. One is constructional phase insurance. The constructional phase insurance policies are normally period or one-time policies. For example, they are issued for the period of the project. तो इंश्योरेंस ये क्या है? ये है कंस्ट्रक्शनल फेज इंश्योरेंस. तो दे आर नॉर्मली पीरियड पॉलिसीज या वन टाइम पॉलिसीज. तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस के कंस्ट्रक्शन फेज के अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कवर करते हैं. मेनली इनमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क इंश्योरेंस, इरेक्शन ऑल रिस्क इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज स्टोरेज कम इरेक्शन इंश्योरेंस, मेरीन कम इरेक्शन इंश्योरेंस, contract works insurance, contractors plant and machinery insurance and advance loss of profit और delay in startup insurance. मतलब जब एक कोई भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो प्रोजेक्ट अभी, वो फैक्ट्री अभी शुरू नहीं हुआ है, उसका अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसी फेज में जो इंश्योरेंस लिया जाता है वो टाइम बेस होता है या फिर जिसको बोला जाता है कि पीरियड बेस इंश्योरेंस. ठीक है. जब ये है, इसके बाद है नेक्स्ट है ऑपरेशनल फेज इंश्योरेंस. मतलब जब कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया उसके बाद स्टार्ट हुआ ऑपरेशन, तब ऑपरेशन के टाइम, जब ऑपरेशन स्टार्ट हो गया तब होता है ऑपरेशनल फेज इंश्योरेंस. द ऑपरेशनल फेज इंश्योरेंसेस एंड एनुअल पॉलिसीज रिन्यूएबल एट ईच एनिवर्सरी. पॉलिसीज कंबाइनिंग बोथ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फेज इंटरेस्ट आर प्रेजेंटली नॉट अलाउड. तो जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म और जब कंस्ट्रक्शन ख़त्म और ऑपरेशन स्टार्ट, तो तब होता है ऑपरेशनल फेज इंश्योरेंस. अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, इंजीनियरिंग पॉलिसी, जिसमें कि बोथ ऑपरेशनल फेज एंड कंस्ट्रक्शनल फेज को कंबाइन किया जाए. ऐसा कोई पॉलिसी अभी तक अलाउड नहीं है. ठीक है. तो ऑपरेशनल फेज के अंदर क्या क्या इंश्योरेंस लिया जाता है? मशीनरी इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंस, boiler and pressure plant insurance, electronic equipment insurance, deterioration of stock insurance, civil engineering completed risk insurance and machinery loss of profit insurance. तो ये सब कवर रहता है ऑपरेशनल फेज इंश्योरेंस के अंडर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू इंजीनियरिंग इंश्योरेंस. तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में क्या क्या प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल रहता है? अटमोस्ट गुड फेथ, ये सब हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. अटमोस्ट गुड फेथ इज कि इंश्योरर और इंश्योर्ड को पॉलिसी के इंसेप्शन से पहले सारे जो मटेरियल फैक्ट है वो एक दूसरे को डिस्क्लोज करना चाहिए. ठीक है. दैट इज अटमोस्ट गुड फेथ. नेक्स्ट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. मतलब इंश्योर्ड जो चीज़ के लिए इंश्योरेंस को खरीद रहा है उसका ऊपर उसका लीगल राइट रहना चाहिए. वो खुद का अगर उसका प्रॉपर्टी रहेगा, लीगल राइट रहेगा, तो ही इंश्योर्ड उसको इंश्योरेंस कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडेमनिटी. इंडेमनिटी क्या है? कि जो लॉस हुआ है उसका ही कंपेंसेशन मिलेगा, उससे ज़्यादा कंपेंसेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा. ठीक है. माने जो लॉस हुआ है उसका ही कंपेंसेशन इंश्योर्ड रिसीव कर सकता है इंश्योरेंस कंपनी से, उससे ज़्यादा वो गेन नहीं कर सकता. ठीक है.
सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन क्या है पता ही है सबको कि अगर किसी भी लॉस कोई थर्ड पार्टी की वजह से होता है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले इंश्योर्ड को लॉस को कंपेंसेशन कर देता है, उसके बाद जो एक्चुअल जो नेग्लिजेंट थर्ड पार्टी है उससे इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट रिकवर करता है, दैट इज सब्रोगेशन। एंड कंट्रीब्यूशन इज कि एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए दो या उससे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड पॉलिसी ले सकता है और जब क्लेम होगा तब उसी प्रोपोर्शन बेसिस पर क्लेम को पेमेंट भी वो इंश्योरेंस कंपनी करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमेट कॉज, कि कौन सी एग्जैक्ट कॉज के लिए वो डैमेज हुआ है ये जानना इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक इंसिडेंट के लिए बहुत सारा कॉजेस के बाद एक इंसिडेंट होता है, तो उसमें से कौन सा एग्जैक्टली जो कॉज है जिसके लिए वो इंसिडेंट हुआ है, तो ये जानना इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर ये पता चलेगा तो ही वो जान पाएगा कि वो कॉज इंश्योर्ड पेरिल है या नहीं है, अगर है तो कंपेंसेशन मिलेगा, अगर नहीं है तो ये क्लेम वॉइड हो जाएगा, ठीक है। दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर एंड प्रपोजल फॉर्म। तो एनी स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर ऑफ इंजीनियरिंग इंश्योरेंस शुड ऑब्टेन अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग 3 फॉर्म्स related to an engineering product. First is proposal form, next policy wording, and third is claim form. So what is proposal form? For each class of engineering insurance business, there is a proposal form and questionnaire to be filled in and signed by the client. The proposal form normally deals with common types of information like name, address, location details, sum insured, etc. The questionnaire details with specific information about the type of project, machinery, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रोपोजल फॉर्म में क्या रहता है कि इंश्योर्ड के बारे में हर एक जानकारी यहाँ पे लिया जाता है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसका बिजनेस का लोकेशन क्या है, ये सब कुछ। और क्वेश्चनर में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, जैसे कि टाइप ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, मशीनरी कौन कौन सी यूज़ किया जा रहा है, ये सब डिटेल्स क्वेश्चनर में पूछा जाता है, जिसका सही जवाब इंश्योर्ड को देना पड़ता है, सही से वो फॉर्म फिलअप करता है, ठीक है, करना पड़ता है। Next is policy wording. Such proposal form and questionnaire are always considered to form a part of insurance policy. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास वो जो इंश्योर्ड है उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में जानकारी है खाली इंश्योर्ड को, क्लाइंट को। तो क्लाइंट को हर एक चीज़ डिटेल्स में इंश्योरेंस कंपनी को बोलना चाहिए, तभी इंश्योरेंस कंपनी डिटरमाइन करेगी कि वो रिस्क उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए, और अगर रिस्क करना चाहिए तो उसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेगा, उसका रेटिंग क्या रहेगा, ये सब डिपेंड करेगा ये प्रपोजल फॉर्म और क्वेश्चनर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज कवर नोट एंड पॉलिसी। Acceptance of any new business proposal is dependent upon satisfactory examination by the company's engineers. When it is found technically acceptable and corresponding premium is paid, it is customary to issue a cover note. तो इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है कि अगर इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा है, तो पहले ही जो सभी जो टर्म्स एंड कंडीशन ड्राफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस पीरियड के लिए इंश्योर्ड से प्रीमियम लेने के बाद उसको एक कवर नोट इशू किया जाता है। कवर नोट के मतलब है कि आपका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया है, अभी ओरिजिनल पॉलिसी आपको नहीं मिला है, टेम्पोररी एक डॉक्यूमेंट दे रहा है जिसका नाम है कवर नोट। उसके बाद जब सारी ड्राफ्टिंग ख़त्म हो जाती है प्रॉपर से, तब उसको ओरिजिनल पॉलिसी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिसीज। द पॉलिसी इज अ स्टैम्प डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर इट मस्ट बी केयरफुली ड्राफ्टेड एंड इशूड इन द एप्रोप्रिएट फॉर्म, ओके। नेक्स्ट इज पॉलिसी वर्डिंग्स। क्या क्या रहता है, पहले रहता है हेडिंग। द हेडिंग गिविंग नेम एंड एड्रेस ऑफ द पॉलिसी इशूइंग ऑफिस, ऑपरेटिव और इंश्योरिंग क्लॉज, the preamble or recital clause indicating the parties to the contract, for example the insurer and the insured, terms, condition, warranties, etc. A reference is also made to sum insured or other limits of liability. तो heading में क्या क्या mention रहता है ये हमको जानना है। Next is schedule. The schedule containing
information applicable to the particular contract, for example policy number, name of insured, address and business, period of insurance, sum insured for each item, each separately insured against the description of such item, अमाउंट ऑफ एक्सेस डिडक्टेबल प्रीमियम. तो ये सब शेड्यूल में, पॉलिसी का जो शेड्यूल रहता है उसमें ये सब मेंशन रहता है. नेक्स्ट इज अटेस्टेशन. अटेस्टेशन और सिग्नेचर क्लॉज वेयर द पॉलिसी इज साइंड बाय एन ऑथोराइज्ड ऑफिशियल और ऑफ द इंश्योरर गिविंग द कंपनी सील एंड डेट ऑफ इशू ऑफ द पॉलिसी. तो अटेस्टेशन में कंपनी का एक ऑथोराइज्ड ऑफिशियल ने उसमें साइन करेगा और कंपनी का सील भी रहेगा. ठीक है. Conditions may be of general nature or specific, usually printed in the policy. तो conditions क्या क्या है वो भी policy conditions भी policy में printed रहेगा. ठीक है. Next is endorsement. As in the case of fire and miscellaneous accident departments, endorsement on engineering insurance policies are normally used when the terms of insurance contract are to be वेरी. तो जब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स है वो अगर नीड टू बी वेरीड तो तब एंडोर्समेंट्स के जरिए वो चेंज किया जाता है उसका जो टर्म्स है. ठीक है. एंडोर्समेंट में बी इशूड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल पॉलिसी टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एक्सटेंशन टू इंक्लूड एन एडिशनल पेरिल ड्यूरिंग करेंसी ऑफ पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑल्टरेशन इन रिस्क आर टू बी इशूड. तो एंडोर्समेंट दोनों टाइम हो सकता है. जब पॉलिसी इशू हो रहा है तब भी हो सकता है. तब अगर कोई भी इंश्योर को किसी भी पॉलिसी का किसी भी एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन अगर चाहिए रिस्क का, किसी भी एक स्पेसिफिक रिस्क का, तो उसके लिए एक एंडोर्समेंट हो सकता है. और मानो कि पॉलिसी ऑलरेडी चल रहा है, पॉलिसी पीरियड चालू हो गया है, अब तब इंश्योर्ड को कोई भी एक एक्स्ट्रा रिस्क को कवर करने का ज़रूरत है तो तब भी एंडोर्समेंट के जरिए वो किया जा सकता है. ठीक है. Next is claims under engineering insurance policies. Engineering insurance policies specify the procedure to be adopted in event of a claim arising out of an accidental damage. क्या क्या procedure रहता है? These procedures relate to notification of claim, obligations of insured, duties following an accident, position after a claim, and arbitration procedure. Those are the procedure for each and every insurance policies. Okay, insurance claims. Next is policies normally provide for basic of indemnity for both partial and total or constructive total loss claims. तो इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में भी पॉलिसी किया जा सकता है. इंडेमनिटी फॉर बोथ पार्शियल लॉस के लिए भी होता है, टोटल लॉस के लिए भी होता है, एंड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस के लिए भी उसको क्लेम मिलता है. नेक्स्ट इज इमीडिएट नोटिफिकेशन ऑफ लॉस इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन of the engineering insurance policies because the company will appoint an independent loss adjuster to survey the damage and assess the loss on behalf of the insurer. तो लॉस होने के तुरंत बाद ही इंश्योरर को नोटिफिकेशन देना रहता है कि लॉस हुआ है, ताकि वो जल्दी से एक सर्वेयर को डेप्यूट कर सके जो कि उस लॉस को ठीक से एसेस करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द पॉलिसी कवरेज इज चेक्ड एंड एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी असेस्ड. ठीक है. तो देखिए लॉस सर्वे क्या होता है. सर्वे an important aspect of the engineering loss survey report is the investigation into the cause of failure, which may lead to specific recommendations on loss prevention and risk improvement measures. An early visit by the surveyor or loss assessor is of great advantage for the following reasons. तो अर्ली विजिट क्यों दरकार रहती है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तभी पता चलेगा कि कॉज ऑफ फेलियर क्या है. अगर कुछ रिकमेंडेशंस भी रहेगा जो जिससे लॉस प्रिवेंट हो सके, या फिर जिससे जो लॉस रिस्क जो मेजर्स है वो इम्प्रूव हो सके, तो ये सब बोलेगा कौन? इंश्योरेंस इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग लॉस सर्वेयर है वो ये सब सजेस्ट करेगा. तो इसीलिए लॉस होने के इमीडिएट बाद ही इंश्योरर को नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. तो देखिए क्या क्या बोला जा रहा है. इफ़ लायबिलिटी एग्जिस्ट अंडर द पॉलिसी, द कंपनी मे विश टू डिक्टेट द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ रिपेयर एंड विल ऑफन डिसाइड विच फॉर्म ऑफ द रिपेयरर्स शुड बी एंगेज्ड. तो अगर लायबिलिटी रहता है, अगर लॉस ऐसा हुआ है कि जिसमें
इंश्योरर उसका लायबिलिटी ले रहा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी केसेस रहता है कि जिसमें लॉस हुआ है, इंश्योर्ड समझ रहा है कि ये लायबिलिटी इंश्योरर का है, लेकिन जब सर्वेयर आया, सर्वे किया, तब देखा गया कि ये लायबिलिटी इज़ नॉट कवर्ड अंडर दैट पॉलिसी। तो इसीलिए सर्वेयर को जल्दी आना चाहिए। तो सर्वेयर आके अगर देखेगा कि लायबिलिटी है इंश्योरेंस कंपनी का, तब वो डिक्टेट कर सकता है कि कौन माने लायबिलिटी का एक्सटेंट क्या है, रिपेयर क्या क्या किया जा सकता है, और which firm or repairer should be engaged. That can be decided by the surveyor. Next is, it is important that the insured should be told as soon as possible whether or not liability is accepted, as this avoids misunderstandings regarding who is to pay the repairs, which are very costly in many times. तो in many cases, तो अगर लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो ये भी इंश्योर्ड को जानना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में लाइबिलिटी का जो रिपेयर्स का जो कॉस्टिंग रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है बहुत सारे केसेस में। तो अगर सर्वेयर जल्दी से आएगा तो ये सब सारे अंडरस्टैंडिंग इंश्योर्ड के पास बहुत ही क्लैरिटी से रहेगा कि ये लाइबिलिटी एक्सेप्टेड है या नहीं है, अगर है तो कितना लाइबिलिटी एक्सेप्टेड है, कितना उसको खुद से खर्चा करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज, ऑफन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ रिपेयर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस वर्क्स इज कैरिड आउट। An early visit by the surveyor enables him to report on the parts of damage, and the company is then in a position to agree a suitable apportionment of cost. तो कभी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिपेयर एक मेंटेनेंस वर्क भी कैरिड आउट होता है, तो मेंटेनेंस तो इंश्योरेंस के अंडर कवर नहीं है, वो तो इंश्योर्ड को बियर करना पड़ेगा। तो सर्वेयर आके ये बोलता है कि इसमें कितना रिपेयर कॉस्ट है और कितना मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो द रिपेयर जो कॉस्टिंग है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, लेकिन जो मेंटेनेंस वर्क है वो इंश्योर्ड को बियर करना पड़ेगा। ये भी क्लैरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज, whether or not there is liability under the policy, the company must approve the type of repair from a safety and also future risk accept. अगर वो liability accept नहीं भी होगा तब भी इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर को अप्रूव करेगी, बोलेगी कि हाँ इसको रिपेयर कर लीजिए, ताकि फ्यूचर रिस्क को सेव किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। इन इट ऑफेंस हैपेंस that an insured will notify the company of a failure and then wait for an inspection by the surveyor in order to obtain his assistance. An immediate visit is therefore essential in order to avoid delay in the commencement of the repair, particularly where consequential loss due to the non-operation of the plant is involved. Okay, तो जल्दी सर्वेयर का विजिट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। Next is deductible or excess. Deductible is a common feature in the engineering insurance policies, and they are specifically mentioned in the policy schedule as applicable for different perils or different property. तो deductible क्या है? ये माने deductible और excess, मानो कि एक पॉलिसी है जिसमें कि लॉस हुआ है 1,00,000 का, तो उस पॉलिसी का एक्सेस है 10,000, तो 10,000 तक इंश्योर्ड को पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 से जितना भी ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। ये रहता है डिडक्टेबल और एक्सेस। बट यहाँ पे और एक चीज़ है कि वेयर द पॉलिसीज आर इशूड टू कवर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस, सच डिडक्टेबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, नंबर ऑफ डेज और मंथ्स एटसेट्रा, एंड टर्म्ड एज टाइम एक्सेस। मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या है कि अगर मानो कि एक फैक्ट्री में कोई भी एक मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया है, तो उस मशीनरी तब वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो वो मशीनरी वर्क नहीं करने के वजह से बहुत सारा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हो रहा है। फैक्ट्री का जो पूरा जो वर्क है वो बंद होकर पड़ा है, तो फैक्ट्री का लॉस हो रहा है। तो ये जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस जो इंश्योरेंस रहता है, इस लॉस को जो इंश्योरेंस कवर करता है, तो उसी इंश्योरेंस में जनरली क्या रहता है, डिडक्टेबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो उसमें टाइम रहता है कि अगर मानो कि कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका जो डिडक्टेबल है वो है कि 7 डेज। मतलब क्या है कि अगर वो मशीनरी 7 डेज के अंदर रिपेयरेबल है तो वो 7 डेज में जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ है वो दैट इज एक्सेस।
तो उसका पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी, वो वही बीआर करने पड़ेगी इंश्योर्ड को। लेकिन अगर वो मशीनरी को ठीक होने में, रिपेयर होने में 7 दिन से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, हालांकि वो रिपेयर होने में 1 मंथ टाइम लग रहा है, तो वो जो 7 दिन छोड़ के जो टाइम है उसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ है वो बीआर करेगी इंश्योरेंस कंपनी, दैट इज टाइम एक्सेस। ओके, एंड ये होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसीज में। ठीक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।